हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आप सबों के बीच भाषा शिक्षण शास्त्र के अगला अध्याय भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका जो कि टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जितने भी मुख्य टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि भाषा के कार्य एवं भाषा के विकास में बोलने एवं सुनने की क्या भूमिका है। आप तो ये जानते ही होंगे कि भाषा के टोटल 4 कौशल होते हैं, जिनमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। तो इसमें हम खास तौर पे बात करने वाले हैं इसमें बोलने एवं सुनने में। आपको ये भी पता होगा सुनना और बोलना ये दोनों प्राकृतिक कौशल हैं, अर्थात इसे हम अर्जित नहीं करते हैं। ये दोनों कौशल ऐसा है जो हम में स्वाभाविक तौर पे आ जाते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक कौशल भी कहा जाता है। और आइए अब इसमें जो मुख्य टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा अस्थिर होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाषा जो है वो आपके आयु के अनुसार जैसे जैसे आप में डेवलपमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बच्चे जो उनकी विकास प्रक्रिया जारी होती है, तो ऐसे में उनका जो भाषा है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए भाषा जो है वो क्या है, बिल्कुल अस्थिर है। और जैसे ही यदि कोई चीज़ अस्थिर होता है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि वो परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए भाषा को परिवर्तनशील भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा सीखने का, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाषा सीखने का बहुत सारे माध्यम होते हैं। कोई बालक जो हैं वो अनुकरण के माध्यम से, क्रियात्मक के द्वारा या नकल के द्वारा, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ वो सीख जाते हैं जो अपने आसपास अपने समाज के माध्यम से सीखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ स्पष्ट है इस पॉइंट से कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बालक भाषा जो है सिर्फ और सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। यहाँ आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाषा सीखने का एक माध्यम जो है वो अनुकरण भी है। अगला जो पॉइंट है वो भाषा के उद्देश्य से है। भाषा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भाषा के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं सृजन करना। आप देख सकते हैं यहाँ सृजन करना, यानी आप यह बात को समझे कि यदि आप भाषा के बारे में, भाषा के जो उद्देश्य होते हैं, कोई बालक जो भाषा सीखते हैं या आप फिर किसी बालक को भाषा सिखाने का काम करते हैं, तो उनका सीधी से मतलब है, सीधा सा उद्देश्य है कि आप उसमें कुछ सृजन करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ निर्माण करना चाहते हैं, उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं, नयापन जो पूर्व में उसमें नहीं हो। दूसरा जो है वो है रचना करना, चाहे वो गद्य की रचना हो, पद की रचना हो, कविता की रचना हो, कोई भी रचना हो, चाहे बच्चा कोई भी क्रिएटिविटी कर रहा हो, उसके लिए भाषा का होना जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। यदि आप भाषा का उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो भाषा का ये उद्देश्य होता है कि आप अपनी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग कर सके। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आप अपनी भाषा को इस प्रकार से प्रयोग करें, इस प्रकार से आप जो अपने यूज में लाए, जिससे कि आपकी बात सभी लोग आसानी से समझ जाए। अगला जो है वो लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना। देखिए भाषा जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मानव में लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देता है। चूँकि हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, तो अभिव्यक्ति भी करते हैं और कोई भी चीज़ को हम ग्रहण भी करते हैं। जैसे कि आपके मन में कुछ ऐसा पॉइंट्स हैं, ऐसा तथ्य हैं जिसे आप दूसरे के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसके लिए भाषा चाहिए। या फिर आप दूसरे के बातों को ग्रहण करते हैं, उसके लिए भी भाषा चाहिए। उदाहरण तौर पे आप इसे ऐसे समझे कि यदि आप किसी से एक गिलास पानी मांग रहे हैं तो इसके लिए आपको बोलना आवश्यक होगा, या फिर वो व्यक्ति तभी आपको पानी दे सकता है जब वो आपकी बातों को सुनेंगे या समझेंगे, और इसके लिए आप
दोनों के बीच में एक उचित संप्रेषण होना जरूरी है, और संप्रेषण तभी होता है जब आपके पास भाषा होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पठन के अंतर्गत जब आप पठन कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें 3 चीज़ आता है। पहला वाक्य विभाजन, दूसरा रूप विभाजन और तीसरा अर्थ विभाजन। इस तीनों चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वाक्य विभाजन क्या है, रूप विभाजन क्या है और अर्थ विभाजन क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य विभाजन क्या होता है। वाक्य विभाजन के अंतर्गत हम व्याकरण की दृष्टि से वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप इसे ऐसे समझे कि राम घर जा रहा है। यहाँ राम जो है वो क्या कर रहा है, घर जा रहा है। चूँकि वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से सही है तो हम कह सकते हैं कि यह वाक्य विभाजन की दृष्टि से बिल्कुल सही है। लेकिन इसी जगह पे यह प्रयोग किया जाए कि राम घर जा रही है, तो यहाँ राम जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, और इसके साथ कह रहे हैं जा रही है, यानी रही लग गया। और आप जानते हैं रही जो है स्त्रीलिंग के साथ लगेगा, तो फिर ये वाक्य विभाजन की दृष्टि से गलत हो जाएगा। यानी सीधी तौर पे आप समझ जाए कि वाक्य विभाजन अर्थात वो वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से सही हो। इसके बाद है व्याकरण के जो रूप होते हैं उस रूप के आधार पर, यानी उसका रूप क्या है, वाक्य का किस तथ्य पर कहा जा रहा है, उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो ये हो गया रूप विभाजन। इसके बाद जो आपका है अर्थ विभाजन, इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी वाक्य, जैसे कि मान लीजिए कोई वाक्य है तो उस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, इससे हम आपको ऐसे समझाएं कि कहीं पे लिखा है राम रोटी पीता है, राम रोटी पीता है। अब यहाँ देखिए रोटी का जहाँ तक की बात करें तो रोटी का अर्थ जो होता है, रोटी का वो खाने से होता है। किस चीज़ से, खाने से होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि राम रोटी पीता है, अर्थात वाक्य तो बिल्कुल सही है व्याकरण की दृष्टि से, राम है खाता है, लेकिन यहाँ रोटी का जो अर्थ होता है वो खाने से है, न कि पीने से। और यदि इस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है वाक्य में तो हम कह सकते हैं कि अर्थ विभाजन की दृष्टि से वो गलत है। तो इसी आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, वाक्य विभाजन, रूप विभाजन और अर्थ विभाजन। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी वाक्य यदि वाक्य विभाजन, रूप विभाजन और अर्थ विभाजन तीनों के आधार पर यदि सही होगा तो ही जाकर के वो वाक्य सही हो पाएगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पठन के लिए तत्परता, एकाग्रता एवं रुचि का होना अनिवार्य है। स्वाभाविक सी बात है, आप जिस चीज़ का पठन कर रहे हैं उसमें यदि आप तत्पर नहीं हैं, एक आप में एकाग्रता नहीं है और आप में रुचि नहीं है, तो फिर उसे पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चन में पठन लगा रहे, ध्यान रखेंगे ये ट्रिक आपको ज़रूर आपके सीटेट परीक्षा में 1 नंबर लाने वाले हैं। 1 नंबर आप निश्चित तौर पे रख ले कि यदि आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेते हैं तो फिर आपको 1 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, वो आप एग्जाम के बाद पता लगेगा। यदि आपके प्रश्न में यदि पठन आ चुका है और यदि ऑप्शन में कहीं भी अर्थ लगा है तो बेहिचक आंख मूंद करके हम कह सकते हैं कि आप अर्थ वाला जो ऑप्शन होगा उसमें लगा दें। ये बिल्कुल मेरा ट्रिक है और ये 110% आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख भी सकते हैं कि जब भी पठन लगा हो, क्वेश्चन में पठन से रिलेटेड पूछ रहा हो, तो फिर आपके ऑप्शन में अर्थ जो होगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। इसलिए बेहिचक, क्योंकि ये इसलिए कि कोई भी पठन करते हैं हम तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं जो सीधे तौर पे हम पठन करने लगे और उसका कोई अर्थ नहीं हो तो फिर वो पठन जो है निरर्थक हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जिस रूप में वर्णों को लिखा जाता है, देखिए हर चीज़ को, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है तो ये हो गया, आप जानते हैं देवनागरी लिपि। और या मान लीजिए कहीं आप CTET सक्सेस क्लासेज लिख रहे हैं, मान लीजिए, तो ये क्या है, इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो ये फिर हो जाएगा रोमन में। तो समझ गए आप। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोई भी भाषा को अगर थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए, मान लीजिए आपका भाषा हिंदी है,
उसे यदि आप थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए तो सभी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे कि सिंपली आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, क्या हाल है, क्या हाल है करते हैं, ये क्या है, भाषा ये है हिंदी, लेकिन आप इसे इंग्लिश में लिख रहे हैं, यानी कि भाषा को थोड़ा आप फेरबदल कर दिए तो किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं क्या हाल चाल है, भाषा हिंदी है बट इसे लिखते जो हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, इसीलिए यह रोमन लिपि हो जाएगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है उच्चारित रूप से भाषा के दो पक्ष हैं। उच्चारित रूप से कितने पक्ष, तो दो पक्ष, और भाषा के दो कितने रूप, तो दो मूर्त रूप भी है। यानी आप इस बात को समझे कि उच्चारित रूप से दो, जैसे कि बोलना, तो बोलने के लिए उच्चारण चाहिए, फिर वही चीज़ लिखना, इसके लिए भी उच्चारण चाहिए। लेकिन भाषा के जो दो मूर्त रूप हैं वो है सुनना और पढ़ना। ये दोनों क्या है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उच्चारण के लिए बोलना और लिखना। लेकिन भाषा के जो दो मूर्त रूप है वो है सुनना और पढ़ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला है स्वस्वर पठन। तो यहाँ मैं क्लियर कर दिया हूँ कि स्वस्वर पठन का मतलब होता है बोल बोल कर, यानी ऐसा पठन जिसमें आप बोल बोल करके पढ़ते हैं उसे हम स्वस्वर पठन कहते हैं, जिसमें आपके मुंह से ध्वनि निकलेगा, अर्थात ध्वनि के साथ पढ़ना आपका क्या कहलाएगा, स्वस्वर पठन। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो एकांकी, जो आपका नाटक होता है, आपका कविता होता है, या फिर आप कह सकते हैं आप जो कुछ भी ऐसे कार्यक्रम जिसके लिए मौखिक वाचन का जरूरी हो जाता है वो सब स्वस्वर पठन में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है सीटेट में कि स्वस्वर पठन का उदाहरण कौन है, तो आप ध्यान रख लेंगे स्वस्वर पठन का जो उदाहरण है वो एकांकी, कविता, कहानी, ये सब क्या है, स्वस्वर पठन है। आगे है मौन पठन किसे कहते हैं, तो मौन पठन जो होता है वो मन ही मन पढ़ना, इसके अंतर्गत आता है निबंध, इसके अंतर्गत आता है यात्रा वृत्तांत, इसके अंतर्गत आता है आत्मकथा, कौन चीज़, आत्मकथा, इसके अंतर्गत और कौन चीज़ आते हैं, तो निबंध। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मौन पठन। कभी आपने नहीं देखा होगा जो कोई निबंध लिख रहा हो तो वो जोर जोर के आवाज़ लगा करके लिख रहा हो, ऐसा नहीं होता है, निबंध हमेशा मौन पठन होता है। अब ध्यान रखेंगे स्वस्वर पठन को भी दो भागों में बांट दिया है। पहला इसमें आता है एकल पठन, कौन चीज़, एकल पठन, और दूसरा जो इसमें आता है वो सामूहिक पठन, कौन चीज़, सामूहिक। ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन पठन, दो पठन आ गया, पहला एकल पठन और दूसरा सामूहिक पठन। तो यदि सांस्कृतिक से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें एकल पठन नहीं होकर के सामूहिक पठन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। बच्चे की घर की भाषा उसकी अस्थाई पूंजी होती है। चूँकि बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार में, अपने माता पिता दादा दादी से, अनेकों प्रकार से वो अपनी भाषा की बहुत सारे ऐसी शैली होती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो अपने परिवार से सीख लिए होते हैं, और वो उनका अस्थाई पूंजी होता है जिसे कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जब कभी भी आपको ऑप्शन में आए इस तरह का तो आप इस चीज़ को खास ध्यान रखें कि अस्थाई पूंजी को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है, और इसीलिए आप कभी भी अस्थाई पूंजी को इग्नोर नहीं करेंगे। आपके बाप दादा जो भी संपत्ति छोड़ दी है क्या आप उसे इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप अपने क्लास में कभी भी बच्चे की जो अस्थाई जो उसका घर की भाषा होती है और वो घर की भाषा मातृभाषा होती है, तो कभी भी मातृभाषा को आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दें। मैंने पहले ही इस टॉपिक के आधार पर आपको समझा दिया हूँ कि उनकी जो अपनी भाषा होती है, घर की भाषा होती है, वो अस्थाई पूंजी होती है, और कभी भी आप अस्थाई पूंजी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आपके शिक्षा शास्त्र भी ये कह रहा है कि मातृभाषा में ही आपको शिक्षा देना चाहिए। अभी जो आपने देखा होगा NEP 2020 का निर्माण किया गया है, जो 2021 से लागू हो रहा है, इसमें स्पष्ट जिक्र है कि बच्चों को अब प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा के रूप में ही देना है। तो बढ़ते हैं हम आगे कि पूछा गया है यहाँ कि शिष्य
और शिक्षक अर्थात टीचर एंड स्टूडेंट जो होता है वो किस चीज़ में, ऐसे कौन से टीचिंग मेथड होगा जिसमें वो सक्रिय होगा। तो चूंकि प्रश्नोत्तर जो एक ऐसा विधि है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को सक्रिय रहना पड़ेगा। आप ध्यान देंगे कि आप ऐसा कोई वर्क दे देते हैं बच्चों को, परियोजना विधि, इसमें क्या है, बच्चों को इसमें ज़्यादा एक्टिव रहना है, टीचर सो गया। लेकिन चूंकि प्रश्नोत्तर विधि होता है ये, इसमें टीचर को भी प्रश्न पूछना होगा, इधर से स्टूडेंट भी जवाब देगा। यदि टीचर प्रश्न पूछना छोड़ देगा तो बच्चों भी चुप रहेगा। इसीलिए इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संबंध होता है और दोनों इसमें क्या होते हैं, तो एक्टिव होते हैं। समझ गए बात। इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि जो होता है वो क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में जो है सक्रिय भूमिका निभाती है। अगला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो ज्ञान का आधार होता है वो निजी अनुभव होता है। प्रत्यक्ष विधि वो विधि होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ से, मान लीजिए ये आम है, तो आम से हम डायरेक्ट बालक को अवलोकन करवाते हैं, डायरेक्ट उसे दिखाते हैं कि ये आम है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये मीठा होता है, उसे हम टेस्ट भी करवाते हैं। चूँकि उसमें बालक को क्या होता है, अपना कुछ निजी अनुभव होता है। जैसे कि आप एक आम लेकर के बच्चों को दे दिए और वो आम खट्टा था, तो अब बालक को ये पता हो जाएगा कि आम खट्टा होता है। फिर एक बार उसे आप दूसरा आम खिलाए, अब दूसरे में उन्होंने देखा कि इसका टेस्ट मीठा है, फिर उस बालक को ये अनुभव हो जाता है निजी कि कुछ आम ऐसे भी होते हैं जो मीठा हो सकता है और कुछ आम ऐसे भी हो सकता है जो खट्टा भी हो सकता है। तो जब भी आप कोई बालक को अपना प्रत्यक्ष आधार पर उस चीज़ को अनुभव कराते हैं तो उनका जो वो अनुभव होता है वो क्या होता है, निजी अनुभव होता है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और ये है पाठ्य पुस्तक द्वारा व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। देखिए, जब भी आप व्याकरण शिक्षण की बात करते हैं तो अक्सर ये सामने आ जाता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जो व्याकरण शिक्षण है उसे प्रस्तुत कर देना है बच्चों के सामने। लेकिन इसके लिए टीचर जो है कोई एक्टिविटी नहीं कराते हैं। और आपको पता होगा जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। और यही कारण है कि प्राथमिक स्तर पर जो हम व्याकरण शिक्षण बच्चों को देते हैं और जिस पर टीचर से हो या स्टूडेंट फिर हो, पूर्णतः वो क्या होते हैं, तो जो आपके बुक के होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं और जिसके कारण व्याकरण शिक्षण अक्सर नीरस व अरुचिकर हो जाता है। यदि व्याकरण शिक्षण को सिर्फ और सिर्फ ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित न रखा जाए, उसे एक्टिविटी करवाया जाए, उसे कोई कार्य दे दिया जाए, तो फिर ऐसा नहीं होगा, व्याकरण शिक्षण भी रुचिकर हो सकता है। अगले जो मुख्य पॉइंट है स्वर लोप, स्वर भक्ति और स्वर आगम, जिससे रिलेटेड कई बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम अच्छा से समझेंगे कि आखिरकार स्वर लोप, स्वर भक्ति और स्वर आगम क्या है। ये जो है तीनों स्वर लोप, स्वर आगम और स्वर भक्ति जो हैं वो आपको शब्द से रिलेटेड हैं। शब्द के बारे में जो आखिरकार जब बच्चा शब्द में दुविधा में आ जाते हैं, शब्द में गलती कर लेते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो है क्षत्रिय को छत्री कहीं लिख देता है, परमात्मा को परमात्मा लिखता है, या फिर ईश्वर को ईश्वर वो बोलता है। आखिरकार बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, इसे कहा जाता है स्वर लोप। यदि कोई बालक क्षत्रिय को सीधे छत्री बोलता है तो हम कह सकते हैं जो इसमें बालक ने स्वर को लोप कर दिया। आप देख भी सकते हैं कि कुछ लोप लग रहा है। तो बहुत ही आसान है इस बात को समझना कि स्वर लोप क्या होता है। जैसे कि ईश्वर में डायरेक्टली यहाँ छोटा करके बालक ईश्वर बोल दिया, तो ये होता है स्वर लोप। यानी जब कोई भी चीज़, यानी स्वर का जब आपके शब्द से स्वर का लोप हो जाए तो इसे हम कहेंगे स्वर लोप। इसके बाद जो है अगला वो है स्वर भक्ति। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये लगे कि कोई चीज़ बढ़ाकर बोला जा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है, जैसे कि ब्रिजेंद्र को ब्रजेंद्र, थोड़ा क्या करते हैं जोर देकर उसे बढ़ा करके बोला जाता है, तो फिर इसे हम कहते हैं स्वर भक्ति। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है स्वर आगम। ये तो वैसे ही स्पष्ट है कि स्वर आगम यानी जहाँ पे स्वर का आगमन हो जाए। आप देख सकते हैं स्वर का आगमन यानी स्वर उस शब्द में आ जाता है, जुड़ जाता है। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण तौर पे यहाँ देख सकते हैं, स्कूल है, इसमें हर्ष
दीर्घ ई यहाँ जो है वो आ चुका है और ये अपने आप क्या किया, यहाँ पे स्वर को लेकर के आ गया। तो ये क्या हो गया, स्वर आगम। यानी जब आपके शब्द में जो सही शब्द हो उस शब्द में नया शब्द बच्चा बना ले यानी स्वर का आगमन कर ले तो उसे हम कहेंगे स्वर आगम। जैसे कि आप उदाहरण एक और समझे कि कोई बालक स्नान लिखता है, स्नान, तो वो बालक स्नान को अ लगा के बोलता है, क्या बोलता है, स्नान। अब यहाँ क्या है, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं अ ले आया बालक, तो ये अ क्या हो गया, स्वर आगम हो गया। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए और भी बहुत सारे इस तरह से आप देखेंगे जिसमें बालक क्या करता है, स्वर का आगमन कर लेता है। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि स्नान में अ का आगमन होकर अस्नान हो जाता है, यही क्या कहलाता है, स्वर आगम कहलाता है। अगला जो है कुछ ट्रिक भी आप लोग को पर वीडियो में देखने को मिलेगा और ये ट्रिक आपके लिए कहीं ना कहीं सीटेड पास करने के लिए रामबाण का काम कर सकता है। और प्रत्येक वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ट्रिक देखने को मिलेगा और जो आप तब जान सकते हैं जब इस वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक जो लोग देखेंगे। और इसी तरह जो भी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी टॉपिक वाइज दी जाएगी, यदि आप निश्चित तौर पे पूरे वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको सीटेड पास करने में बिल्कुल ही सुविधा हो जाएगा और आप अपने सीटेड तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है वो देखें। ट्रिक है कि लेखन रहे तो अभ्यास वाला उत्तर होता है। देखिए जब भी आपसे लेखन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो इस बात को आप ध्यान रखें, तवज्जो दे ज़्यादा कि आखिरकार किस ऑप्शन में अभ्यास से रिलेटेड हैं, तो उस ऑप्शन को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे और उस चीज़ को आप यदि टिक करते हैं तो आपका 100% वो क्वेश्चन सही होगा। आगे है स्वस्वर वाचन में स्थानीय बोली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी आप स्वस्वर वाचन कर रहे हैं, बोल बोल करके कोई चीज़, चाहे वो आपका एकांकी हो चाहे वो आपका नाटक हो, तो फिर ऐसे जगह आपको कभी भी स्थानीय बोली का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद है त्रिभाषा सूत्र का संबंध किससे है, ये बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे बहुभाषा से। त्रिभाषा सूत्र जो हैं इसमें बहुभाषा से रिलेटेड जिक्र किया गया है, पूरे का पूरे जो हैं वो मातृभाषा से रिलेटेड हैं त्रिभाषा सूत्र। अगला पॉइंट है वो भाषा सीखने का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कर सकना। बहुत बार आपको ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये बहुत बार देखने को मिला होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये लाइन आपको जरूर देखने को मिला होगा। भाषा सीखने का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर सकना। देखिए कोई भी बालक को यदि आप भाषा सिखाते हैं या कोई भी व्यक्ति भाषा सीखता है, उनके भाषा सीखने का ये उद्देश्य होता है कि वो कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें यदि वो बालक अपनी भाषा का प्रयोग कर लेता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो भाषा के जो उद्देश्य हैं उसको वो पूरा कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये कि भाषा जो है वो व्यवहारिक पक्ष है। भाषा कौशल क्या है, व्यवहारिक पक्ष है। अब हम जान लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुवैकल्पिक, सत्य असत्य और मिलान, ये 3 प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। खाली स्थान वाले प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं कहा गया है, वो जो होते हैं वो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है। ट्रिक भी आप यहाँ देख सकते हैं, व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है। तो समझ गए, जब भी आपके ऑप्शन में व्याकरण लगा हो तो आप इसे इग्नोर करके चलेंगे, जो व्याकरण वाला उत्तर। अब आपको अध्याय नंबर 5 आ चुका है, देख सकते हैं नीचे। तो ये जो है अगले वीडियो में पुनः हम आपको अध्याय 5 के बारे में डिस्कस करेंगे और अगला जो पॉइंट रहेगा वो आप देख सकते हैं क्या रहेगा। अगला आपका टॉपिक रहेगा भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या। तो अगले वीडियो में आपको उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे पूरे डिफाइन करके, और निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आपके सीटेट की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से हो, इसकी खास ध्यान रखा जाएगा। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहे, निश्चित तौर पर आपको हम अच्छे से तैयारी करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। लाइक एवं सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप ज़रूर करें, जिससे कि आपको हर वो नोटिफिकेशन मिल सके जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।